हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक नहीं करेंगे, सेम टॉपिक करेंगे कल वाला। लेकिन ये जो है, क्योंकि क्वेश्चन रह गए थे, मैंने 30 क्वेश्चन कराए थे इस टॉपिक से और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन वाला टॉपिक हम कर रहे हैं। इससे पहले आपको जो PYQs चैप्टर वाइज मैंने सारी वीडियो बना रखी है, जैसे जैसे यहाँ पे चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं। तो देखो 99 पेज पे पहुँच चुके हैं, तो इससे पहले की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वो आपके चैप्टर वाइज MCQs हैं या चैप्टर वाइज PYQs हैं, जो कि HSSC के द्वारा पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 31st क्वेश्चन से। विटामिन जिसे मानव शरीर द्वारा संश्लेषित किया जाता है वो विटामिन कौन सा है? क्योंकि हम सीधा जो हमारी सन रेडिएशन होती हैं, सन रेज होती हैं, विटामिन डी, वो हमारे स्किन के द्वारा सीधा ही एब्जॉर्ब किया जाता है और संश्लेषित होता है, मतलब सिंथेसिस होता है इसमें। तो ये विटामिन है, विटामिन डी। ये कहाँ से मिलता है हमें? ये मिलता है हमारे अल्ट्रावायलेट रेज, मतलब पराबैंगनी जो किरणें हैं वो त्वचा में उपस्थित एर्गोस्टिरोल को विटामिन डी में चेंज कर देती हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारी त्वचा में, हमारी स्किन में जो उपस्थित होता है एर्गोस्टिरोल, उसको सीधा विटामिन डी में चेंज कर देती हैं। नेक्स्ट है, वनस्पति स्रोत से व्युत्पन्न आहार कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, ये सूरजमुखी का तेल होता है। ये वनस्पति व्युत्पन्न वसा का अर्थ होता है वनस्पति से सीधा वसा प्राप्त करना। तो इन सब में से जो आपका ऑप्शन होगा, व्युत्पन्न आहार जो होगा, वो सूरजमुखी तेल होगा। बाकी मक्खन, घी और मछली ये नहीं है। ये वसा से पूछा है, वनस्पति से पूछा है, तो आपका क्या होगा? सूरजमुखी का तेल। और जो मछली है, घी है, मक्खन है, ये सारे हमें एनिमल से मिलते हैं। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है हमारा जो सनलाइट होता है वही है, तो इसको धूप विटामिन भी कहते हैं। प्रोटीन का सबसे रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? प्रोटीन के रिचेस्ट सोर्स की, तो प्रोटीन का रिचेस्ट जो सोर्स है वो होता है हमारा सोयाबीन। देखो, ऐसे तो पनीर में भी होता है और मूंगफली में भी होता है, सोयाबीन में भी होता है, लेकिन रिचेस्ट पूछा ना यहाँ पे, तो दूध, सोयाबीन, तेल और शर्करा, यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो प्रोटीन के जो रिचेस्ट सोर्स होते हैं, सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, मूंग की दाल हो गई, बादाम है, काजू है, दूध है, ये सारे क्या है हमारे? ये प्रोटीन के सोर्स हैं। तो प्रोटीन अत्यंत नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है, और जो इसकी रचना है वो 20 अमीनो एसिड जो होता है उसके अलग अलग संयोगों से होती है। तो सोयाबीन को आप याद रखिएगा। ये वेजिटेरियन में सबसे टॉपेस्ट या रिचेस्ट माना जाता है सोर्स हमारा प्रोटीन का, सोयाबीन। नेक्स्ट है, प्रोटीन के निर्माण खंड हैं क्या? प्रोटीन, आप सभी को पता है, जो अमीनो एसिड होता है हमारे शरीर में वो प्रोटीन का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही सीधा होता है इंस्टेंट एनर्जी। अगर हम मान लो हम टायर्डनेस फील कर रहे हैं, लेजीनेस फील कर रहे हैं और हमें तुरंत एनर्जी चाहिए, तो बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट लो। तो ये जो मेन सोर्स होगा कार्बोहाइड्रेट का वो होता है स्टार्च। दालों में आपका प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। दूध, मक्खन, ये जंतुओं के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, वसा का स्रोत होता है। दालें प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन होता है बीन्स में, जितने भी, जैसे दालें हो गई, काले चने हो गए, ये सारे आपके बीन्स होते हैं। तो स्टार्च जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और बाकी कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूँ तो रिचेस्ट सोर्स होता है हमारा व्हीट हो गया, हमारे चावल हो गए, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ये सारे स्टार्च युक्त होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा, देखो इसमें ना आपसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछा है, ध्यान रखिएगा। एक होता है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रो, ये मैक्रो है। व्रत पूछा है, तो यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये तीनों ही हमारे क्या हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और क्योंकि ये तीनों शरीर में लगभग 90% हमारी आवश्यकता, हमारी नीडनेस को पूरी करते हैं, सो वी कैन कॉल्ड कि भाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड जो फैट है हमारा, दीज आर द असेंशियल प्रोटीन, दीज आर द असेंशियल थिंग्स टू आवर बॉडी। नेक्स्ट है, आवश्यक फैटिसाइड को कैसे परिभाषित किया गया है? शरीर ने संश्लेषित कर दिया है या फिर संश्लेषित नहीं हुआ है, शरीर की कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित हुआ है या फिर फेफड़ों के द्वारा? तो जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं वो शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते। अमीनो एसिड आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका अनावश्यक अमीनो एसिड और एक होता है आपका आवश्यक अमीनो एसिड। तो अनावश्यक मतलब जिसकी नीड नहीं है, जिन्हें शरीर में संश्लेषित किया जाता है, जैसे ग्लाइसिन हो गया और ग्लूटामिन हो गया। लेकिन आवश्यक कौन कौन से हमारे, जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता और इन्हें बाहर से हमें लेना पड़ता है? तो ये वैलिन होता है, ल्यूसीन होता है और लाइसिन होता है। तो ध्यान रखिएगा, दो तरह के, एक तो अमीनो अम्ल होता है और एक एमिनो अम्ल होता है। एक होते हैं आपके जो ज़रूरी होते हैं और एक आपके हैं जो ज़रूरी नहीं होते। तो ग्लाइसिन और ग्लूटामिन आपके अनावश्यक हैं, और आवश्यक जो जिन्हें हम बाहर से लेते हैं। क्योंकि अनावश्यक क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में ही होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड जिन्हें शरीर में संश्लेषित नहीं किया जाता, आ गया ना, तो इसे कहते हैं आवश्यक अमीनो एसिड।
निम्न में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन बी और सी दोनों ही पानी में घुलनशील हैं, जबकि ए, डी, ई के आपके वसा में घुलनशील है, ये याद रखिएगा। जल में घुलनशील जो विटामिन है वो बी और सी हैं। वसा में घुलनशील जो विटामिन है ए, डी, ई और के हैं। जल में घुलनशील जो विटामिन है वो शरीर में संचित नहीं होते। अगर इनकी आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में इनको ले लिया है तो ये हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, परंतु ये वसा में नहीं घुल सकते। इसीलिए विटामिन बी और सी अगर आपने ज़्यादा ले लिए हैं, ज़्यादा इनटेक कर लिए हैं, तो वो यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ए, डी, ई के वो संश्लेषित हो जाते हैं। निम्न में से यह पदार्थ मल त्याग प्रायिकता बढ़ाकर कब्ज की प्रवृत्ति को रोकता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो फाइबर को सजेस्ट किया जाता है। फाइबर क्या करते हैं, ये शरीर के एंटीजन जो हमारा तंत्र है उसको सुचारू रखते हैं। फाइबर भोजन को इकट्ठा करके बड़ी जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ तक लेके जाते हैं, और मानव आंत में फाइबर का पाचन नहीं होता। फाइबर युक्त भोजन कब्ज रोकने में सहायक होता है। कॉन्स्टिपेशन में ये मतलब ये सहायक होता है, हेल्प करता है। निम्न में से एक कारक द्वारा फॉलिक एसिड नष्ट किया जाता है। तो ऊष्मा जो हमारी हीट है और जो नमी। फॉलिक एसिड क्या होता है, भोजन पकाने के दौरान नष्ट हो जाता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की मैं अगर बात करूं तो ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड होता है। फॉलिक एसिड जब तक उनका प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड रहता है तब तक फॉलिक एसिड दिया जाता है, और आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर प्रेगनेंसी भी 2-3 महीने तक कंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि फॉलिक एसिड ऊष्मा, नमी और प्रकाश हवा से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो कल करेंगे बॉटनी का पार्ट, वनस्पति विज्ञान, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये बताइएगा। और हमने इस चैप्टर से लगभग कितने क्वेश्चन किए, हमारे क्वेश्चन हुए 42। तो यहाँ पे कम क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बुक से कराने की एक बार कोशिश करूँगी। अभी कोई ये नहीं लग रहा कि भाई अभी पेपर लेंगे, तो धीरे धीरे करेंगे, और वोकैब का सेशन भी हम करेंगे ऐसे ही। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।